तो केपी की ऐसी क्या खास बात है कि आपने केपी को चुना? वैदिक ज्योतिष जो हमारा है, या यूं कहें जो प्राचीन ज्योतिष है, उसी से ही बेस पकड़कर हम एडवांस स्ट्रक्चर में जो कुंडली पढ़ते हैं वो केपी के हिसाब से पढ़ते हैं। तो ज्योतिष कभी भी किसी का भविष्य नहीं बदल सकता, ये ज्योतिष का बेस पार्ट है, चाहे वो कोई भी ज्योतिष का मैटर है। तो जो लाल किताब या वैदिक में लिखा है वो सब गलत है? लाल किताब अगर पूरी किताबों में अब रेमेडी को छानने की कोशिश करेंगे, सिर्फ 10% रेमेडियल पार्ट है। तो हरी जी, सबल्यूट थ्योरी एंड प्लेनेट सिग्निफिकेशन के अलावा और क्या क्या है केपी में? रूलिंग प्लैनेट की मदद से हम किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इवेंट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम सिखाने वाले हैं आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। देखो, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, केपी एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी के मिथ्स क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी की वेरिएंस क्या है और किन सिद्धांतों पे काम करती है। और एक चीज मैंने और सुनी केपी के बारे में कि इसमें रेमेडीज फॉलो नहीं करी जाती। जी हाँ, यहाँ पर क्या है कि आपकी जो डेस्टिनी है वो होना ही है और बस उसी के बारे में बताया जाता है कि फ्यूचर क्या है आपका। तो आज जो मेरे गेस्ट हैं हरीश कुमार जी, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? नमस्कार ध्रुव जी, आपको और आप सभी के जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो हरीश जी पिछले 5 साल से हजारों लोगों को केपी एस्ट्रोलॉजी सिखा चुके हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी की इन डेप्थ आज आपको नॉलेज देने वाले हैं हम लोग। तो अगर आप केपी में इंटरेस्ट रखते हो या केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो या ज्योतिष के किसी भी वैदिक सीख चुके हो, न्यूमरोलॉजी सीख चुके हो या लाल किताब सीख चुके हो, नाड़ी सीख चुके हो या किसी भी मॉडलिटी में आप प्रैक्टिस कर चुके हो या कर रहे हो, तो जरूरी है कि आप ये पॉडकास्ट देखो और केपी के बारे में जानो और केपी की विशेषताओं के बारे में जानो और इसकी खूबसूरती के बारे में जानो। तो हम शुरुआत करते हैं। तो हरी जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि 2 मिनट आप हमारी ऑडियंस से कनेक्ट हो, अपने बारे में कुछ बताएं। जी ध्रुव जी, तो मैं हरीश कुमार पठानकोट पंजाब से हूँ। मैंने ज्योतिष में शुरुआती दौर में सबसे पहले लाल किताब ज्योतिष को सीखा था। हमारे पंजाब में लाल किताब ज्योतिष सबसे प्रसिद्ध है जी। लाल किताब सीखने के बाद हमने प्राचीन ज्योतिष जैसे आज के दौर में सभी वैदिक ज्योतिष से जानते हैं जी। वैसे तो वैदिक ज्योतिष के नाम की ना ही कोई पुस्तक है ना ही कोई ग्रंथ है। महर्षि पराशर ने पराशरी एस्ट्रोलॉजी लिखी थी, उसे पराशरी ज्योतिष या होरा शास्त्र ज्योतिष कहा जाता है। ठीक है। हम उसे प्राचीन ज्योतिष कहते हैं, यानी कि जो ज्योतिष का बेस मटेरियल है, तो वो हमने कवर किया था। उसके बाद मैंने केपी सिस्टम सीखा था। केपी सिस्टम को सीखने के बाद मैं पिछले 5 सालों से केपी सिस्टम पर ही अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और केपी सिस्टम पर ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो केपी की ऐसी क्या खास बात है कि आपने केपी को चुना? तो केपी सिस्टम की मुख्य विशेषता ये है, पहले तो हम ये जानते हैं केपी सिस्टम बनाया किसने है, तो फिर हम उस पॉइंट पर आते हैं। तो प्रोफेसर के.एस. कृष्णामूर्ति जी थे जिन्होंने केपी सिस्टम को बनाया था। तो उन्हीं के नाम से हम सिस्टम को जानते हैं, केपी यानी कि कृष्णामूर्ति पद्धति। अच्छा। तो केपी सिस्टम का मूल बेस ये है, वैदिक ज्योतिष जो हमारा है, या यूं कहें जो प्राचीन ज्योतिष है, उसी से ही बेस पकड़कर हम एडवांस स्ट्रक्चर में जो कुंडली पढ़ते हैं वो केपी के हिसाब से पढ़ते हैं। तो वैदिक के जो मूल बेस पॉइंट हैं, हमारे पास राशियां हैं 12 जी। हमारे पास 9 ग्रह हैं, जन्म कुंडली के 12 ग्रह हैं और हमारे पास 23 नक्षत्र है। ये 4 वैदिक ज्योतिष के बेस पॉइंट है। ये चारों के चारों हम केपी में लेते हैं। इसके अलावा हम एडिशन जो इसमें पॉइंट ऐड करते हैं वो बस देखने का तरीका बदलता है, बेस हमारा चेंज उसमें नहीं होता। अब केपी की तरफ रुझान का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि अकॉर्डिंग टू केपी सर मतलब कृष्णामूर्ति सर, मानना उनका ये था कि हर व्यक्ति की जो डेस्टिनी है वो स्थिर होती है। एक एस्ट्रोलॉजर बस उसकी डेस्टिनी को रीड कर सकता है, बदल नहीं सकता। तो हम इस पर लाइन ये कहते हैं कि ज्योतिष भविष्य बता सकता है, भविष्य बदल नहीं सकता। यानी कि हर एक व्यक्ति की कुंडली में उसकी शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, विदेश यात्रा कब करेगा, वो ऑलरेडी फिक्स है। हम उसकी मदद से उसे देखते हैं कि शादी कब होगी, बच्चा कब होगा। जितने भी ज्योतिष के पैटर्न है सारे के सारे प्रेडिक्टिव पैटर्न है। चाहे वैदिक ज्योतिष हम उससे फलित करते हैं, केपी ज्योतिष हम उससे फलित करते हैं, परंतु जितने भी ज्योतिष के मेथड है उन सभी मेथड में केपी ज्योतिष की प्रेडिक्शन सबसे एक्यूरेट है। और केपी की प्रसिद्धि भी इसलिए है कि वो सबसे एक्यूरेट और आसान मेथड में प्रेडिक्शन हमें सिखाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने जो सुना है कि इसमें रेमेडीज फॉलो नहीं करी जाती हैं। तो आप किसी को आपने बता दिया कि जी आपको बच्चा नहीं होगा, तो वो होगा ही नहीं,
लेकिन कोई उपाय, कोई रेमेडीज हो जिससे वो जो दोष है या कोई दिक्कत है वो हट जाए। तो ज्योतिष कभी भी किसी का भविष्य नहीं बदल सकता, ये ज्योतिष का बेस पार्ट है, चाहे वो कोई भी ज्योतिष का मैटर है। तो जो लाल किताब या वैदिक में लिखा है वो सब गलत है? नहीं, वैदिक में भी रेमेडियल पार्ट जरूर है, पर वैदिक का जो बेस मटेरियल है, अगर आप लाल किताब को ही पकड़ें तो लाल किताब हमारे पास 5 किताबें लाल किताब में है। लाल किताब अगर पूरी किताबों में अब रेमेडी को छानने की कोशिश करेंगे, सिर्फ 10% रेमेडियल पार्ट है, 90% तो प्रिडिक्टिव पार्ट है उसमें भी। इन वैदिक ज्योतिष 90% प्रिडिक्टेबल पार्ट है। हमने वैदिक ज्योतिष पढ़ी है। वैदिक ज्योतिष में अगर आप शादी के टॉपिक को पढ़े, अच्छी शादी के अलग नियम है, खराब शादी के अलग नियम है, दूसरी शादी के अलग नियम है, तलाक के अलग नियम है। अब अगर किसी की कुंडली के तलाक का नियम है, हमने तलाक का नियम पढ़ा, अब कोई ज्योतिष कह रहा है कि मैं उपाय कर कर उसका तलाक रोक दूंगा, तो ये तो वो नियम के बिल्कुल विपरीत हो गया। तो फिर ना तो वो नियम नेक्स्ट टाइम किसी होरोस्कोप में अप्लाई होने जोगा रहा, ना तो मैं किसी को अप्लाई कर सकता हूं। तो केपी के जो नियम है वो नियम बहुत कम है हमारे पास, लेकिन नियमों की वैल्यू बहुत स्टिक है। अगर किसी होरोस्कोप में मैरिज का प्रॉमिस नहीं है, प्रॉमिस मतलब सरल भाषा में कहेंगे योग नहीं है शादी का जी, उसकी कुंडली में शादी का योग नहीं, तो उसकी शादी नहीं होगी, चाहे वो कुछ भी कर ले, A to Z ज्योतिष के उपाय कर ले, वास्तु के उपाय कर ले, नुमेरो के उपाय कर ले, कुछ भी कर ले, अगर उसकी होरोस्कोप में मैरिज का प्रॉमिस नहीं है, उसकी मैरिज नहीं होगी। ये केपी ज्योतिष की अपनी एक स्टीक विशेषता है। और केपी ज्योतिष काम कैसे करती है? केपी ज्योतिष में कई सारे बेस पॉइंट हैं जिन पर हम रखकर उस सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, हम उसे कहते हैं सब लोड थ्योरी। इससे ये भी अंतर होगा कि वैदिक और केपी में अंतर क्या है। तो अंतर का बेसिक स्ट्रक्चर है कि हमारे पास 27 नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में है, वैसे तो 28 हैं, अब जीत नक्षत्र को ऐड कर पर लेते हम 27 हैं। अब 27 नक्षत्र हैं। इन केपी सिस्टम हम हर एक नक्षत्र को 9 पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में उप नक्षत्र। उप नक्षत्र मतलब नक्षत्र को 9 भागों में डिवाइड करा जी, और उसे केपी में हम कह देते हैं सब लॉट। ऐसा हमारे पास एक टेबल बनता है राशि, नक्षत्र और उप नक्षत्र का। वो टेबल की काउंटिंग होती है 1 से लेकर 249 तक। उस टेबल को मैं थोड़ा सा और ब्रीफली करता हूँ। हमारे पास 12 राशियां हैं, हर एक राशि के पास 30-30 डिग्री का एरिया है। ठीक है, तो टोटल 12 राशियों के पास 360 डिग्री का एक चक्कर बनेगा। ठीक है, मेष राशि 0 से 30, वृष राशि 30 से 60, ऐसे लास्ट में 30-30 पार्ट देते जाइए। मीन राशि आएगी 330 से लेकर 360 तक। ये 12 राशियां 30-30 डिग्री की। 12 राशियों में फिर 27 नक्षत्र डिवाइडेड है। उसी राशि चक्कर में, जो राशि चक्कर 360 का है, 27 नक्षत्र, उसी 27 नक्षत्र में हर एक नक्षत्र में 9 सब पार्ट है। हर एक नक्षत्र 9 पार्ट सब है। तो ये राशि चक्कर को 3 भागों में हमने समझा, राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र। इसी की टोटल काउंटिंग है 1 to 249। वैदिक की जो राशि चक्कर वैदिक में जो डिवाइड है वो राशि और नक्षत्र तक सीमित है। केपी में हम नक्षत्र को तोड़कर और 9 भागों में डिवाइड कर उप नक्षत्र समझते हैं। उसे इंग्लिश में कहा जाता है सब लोड। अब केपी को हम सब लोड थ्योरी कहते हैं। केपी इज ए सब लोड थ्योरी। अब सेकंड पॉइंट, ये सब लोड थ्योरी के बाद दूसरा पॉइंट जो केपी का महत्वपूर्ण है, वो पॉइंट है जी प्लैनेट सिग्निफिकेशन। प्लैनेट सिग्निफिकेशन मतलब हिंदी में कहेंगे ग्रहों के कार्यश, यानी कि ग्रह क्या काम करेंगे। ठीक है, तो ग्रह एक कुंडली में 12 ग्रह हैं, सभी ग्रहों का अपना अपना एक काम फिक्स है। हम उस पर आगे आते हैं। यहां तक तो ग्रहों के कार्यश पर हर ग्रह कुंडली में कौन कौन से ग्रहों का रिजल्ट देगा उसे हम कार्यश कहते हैं। तो ये केपी में एक डिसाइडेड करता है पॉइंट। ठीक है, अब वैदिक और केपी दोनों में ग्रहों के कार्यश में बेसिक अंतर समझिए। ठीक है, इन वैदिक ज्योतिष प्लैनेट किस हाउस में है वो वहां का फल देगा। जैसे मान लीजिए शनि अगर 7वें घर में बैठा तो वो 7वें घर का रिजल्ट देगा जी। जैसे हम शनि को देखें तो शनि कुंडली में किस घर में है वहां का रिजल्ट देगा।
ठीक है। मान लीजिए शनि 7वें घर में है तो 7वें घर का रिजल्ट देगा। शनि के पास 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, ये शनि की है, जिसे राशि के लॉर्ड कहा या राशि के स्वामी ग्रह। ये दोनों राशियां कुंडली के जिस घर में होगी शनि वहां का रिजल्ट भी देगा। ठीक है। वैदिक यहां तक सीमित है। बट इन केपी सिस्टम, केपी सर कहते हैं कि प्लैनेट अपने रिजल्ट से ज्यादा अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देगा, मतलब अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा। यानी कि जो सैटर्न है, शनि आपका 7वें घर में है वो तो ठीक है, पर शनि जिस नक्षत्र में होगा, वो नक्षत्र स्वामी जिस घर में बैठेगा, शनि उस घर का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। मान लीजिए शनि का नक्षत्र स्वामी है बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति बैठ गया 12th हाउस में, तो शनि 12th हाउस का रिजल्ट सबसे स्ट्रॉन्गली सिग्निफिकेट करेगा। ओके, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास केपी में पार्ट आता है ग्रुप ऑफ हाउस। तो हरी जी, सब लॉर्ड थ्योरी एंड प्लैनेट सिग्निफिकेशन के अलावा और क्या क्या है केपी में? तो केपी में सब लॉर्ड, प्लैनेट सिग्निफिकेशन, ऐसे हमारे पास एक पॉइंट आता है ग्रुप ऑफ हाउस, ठीक है, जिसके बिना प्रेडिक्शन नहीं करी जा सकती। तो ग्रुप ऑफ हाउस में क्या है कि हर एक इवेंट के हिसाब से, इवेंट मतलब घटना, शादी है, बच्चा है, पैसा है, विदेश यात्रा है, तो सभी इवेंट के कुछ पॉजिटिव हाउस होंगे, पॉजिटिव मतलब जो उस इवेंट को अच्छा करते हैं जी, और सभी इवेंट के कुछ नेगेटिव हाउस होते हैं जो उस इवेंट के खराब कह लो या विरोधी फल देंगे जी। जैसे शादी अच्छा करना शादी के पॉजिटिव हाउसेस का काम है, शादी खराब करना शादी के नेगेटिव हाउसेस का काम है। ये ग्रुप ऑफ हाउस हमारे पास होता है। ग्रुप ऑफ हाउस के बाद हमारे पास आगे एक थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ रूलिंग प्लैनेट, सबसे महत्वपूर्ण केपी की थ्योरी है। रूलिंग प्लैनेट की मदद से हम किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इवेंट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जो केपी में पार्ट आता है, दी अप्लाई द गोचर, गोचर मतलब ट्रांसिट। तो केपी में जो गोचर को अप्लाई करने का तरीका है वो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान मेथड है। कैसे? केपी में हम गोचर अप्लाई जो करते हैं, सबसे पहले हम महादशा एक सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे से ये कहा कि उसकी शादी कब होगी, ठीक है, तो शादी के जो पॉजिटिव हाउसेस हैं वो होते हैं 2nd हाउस बिकॉज ए फैमिली ग्रोथ, 7th हाउस जो शादी का प्राइमरी हाउस है, और 11th हाउस जो इच्छा की पूर्ति का है। तो 2, 7, 11 मैरिज के पॉजिटिव हाउस है। तो सबसे पहले हम महादशा सिलेक्ट करते हैं कि किस महादशा में व्यक्ति की शादी होगी। उसके बाद हम अंतरदशा सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी अंतरदशा उसे शादी देगी जी। महादशा अंतरदशा को सिलेक्ट करने के बाद हम उन दोनों पॉइंट के ऊपर गोचर अप्लाई करेंगे, जिसे केपी में कहते हैं सेंसिटिव पॉइंट। अच्छा। सेंसिटिव पॉइंट निकलेगा थ्रू महादशा और अंतरदशा। उस सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर से जब भी सूर्य का गोचर निकलेगा, सन हर एक महीने बाद एक एक राशि को परिवर्तन करता है, ठीक है, हर महीने के बाद। तो जब वो सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर से सन निकलेगा तब वो इवेंट घटित होगा। तो हरीश जी, जो वैदिक में गोचर अप्लाई करते हैं और जो केपी में गोचर अप्लाई करते हैं, तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? वैदिक में जो गोचर मोस्टली लोग अप्लाई करते हैं वो महादशा की वैल्यू नहीं लेते, ओनली ऑन गोचर पर ही निर्धारित रहते हैं। तो गोचर का मतलब है ग्रहों का चलना। तो ग्रह तो अपना राशि परिवर्तन समय समय अनुसार करते रहते हैं जी। जैसे मैंने आपको सूर्य गोचर बताया, सूर्य हर एक महीने के बाद एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में परिवर्तन करता है जी। सेम बृहस्पति हर एक साल बाद गोचर करता है। सबसे स्लो मूविंग है सैटर्न जो 2.5 साल बाद राशि चेंज करता है, और सबसे फास्ट होता है चंद्रमा जो 2.25 दिनों बाद गोचर करता है। ठीक है। अब वैदिक में ये क्या लेते हैं कि अगर मंगल 8वें घर से गोचर कर दे तो वो एक्सीडेंट देगा। ये रूल अपने आप में बिल्कुल ही गलत है। ओके। अगर महादशा में एक्सीडेंट के नेगेटिव नंबर ना हुए, या यूं समझो कि महादशा एक्सीडेंट को सपोर्ट ना करे, तो गोचर चाहे जहां मर्जी लगता रहे उस महादशा में एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट होता है 8th हाउस की वजह से, एक्सीडेंट होगा मंगल की वजह से,
एक्सीडेंट होगा केतु की वजह से। ठीक है। जैसे हमने पहले प्लैनेट सिग्निफिकेशन समझे हैं, महादशा वाले जो प्लैनेट है उसके हम प्लैनेट सिग्निफिकेशन निकालेंगे। ठीक है। अगर उस प्लैनेट सिग्निफिकेशन में 8th हाउस हुआ तो वो महादशा वाला ग्रह 8वें घर के साथ संबंध बना जाएगा। अगर महादशा का ग्रह 8 से संबंध नहीं बनाता तो उस दशा में 8वें घर का कोई भी इवेंट नहीं हो सकता। ये पहला पॉइंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट, वो महादशा 8 से संबंध बना जाए, उसके बाद उस महादशा का संबंध मंगल से बनना चाहिए जो एक्सीडेंट का कारक है, या केतु से बनना चाहिए जो दुर्घटनाओं का कारक है। ठीक है। तो प्लैनेट का संबंध कैसे बनेगा? या तो जिस ग्रह की महादशा है वो खुद मंगल हो, ठीक है, या महादशा का स्टार लॉर्ड मंगल हो। ठीक है। इन केपी प्लैनेट रिजल्ट देता है थ्रू द स्टार लॉर्ड। वैदिक में स्टार लॉर्ड की वैल्यू लेते नहीं है, इससे दोनों की प्रेडिक्शन में जमीन आसमान का अंतर है। तो प्लैनेट सिग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार में बताएं ताकि हमारी ऑडियंस समझ पाए। तो प्लैनेट सिग्निफिकेशन अगर हमें समझ आ जाए केपी के तो 90% हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और इतनी आसानी से जैसे कि 2 + 2 = 4 है, ऐसे फलित हो जाएगा। तो फलित का नियम यह है कि वैदिक में फलित के लिए हम कारक ग्रहों को महत्वता देते हैं। आपने सुना होगा शुक्र खराब हो गया शादी खराब हो जाएगी जी, बृहस्पति खराब हो गया बच्चा खराब हो जाएगा। इन द केपी ज्योतिष कारक ग्रह को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। अच्छा, हम यहाँ पर महत्वता देते हैं कुंडली के ग्रहों को, ग्रहों की महत्वता नहीं है। ग्रह जिन ग्रहों को सिग्निफिकेट करेगा, रिजल्ट देगा, उन्हीं ग्रहों के वो इवेंट देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है। जैसे हमने कहा कि शुक्र 90% वैदिक ज्योतिष कहता है कि शुक्र अगर नीच का हो जाए शादी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर शुक्र का शादी के नेगेटिव हाउसेस से कोई भी संबंध नहीं है, वो चाहे नीच का हो चाहे अस्त का हो जी, चाहे 6, 8, 12 में बैठे, वो शादी को कोई दिक्कत नहीं दे सकता। ठीक है। अब प्लैनेट सिग्निफिकेशन पर आते हैं। इन द प्लैनेट सिग्निफिकेशन, प्लैनेट जिस हाउस में है और उसकी राशियां जिस घर में है वहां का रिजल्ट, प्लस उसके स्टार लॉर्ड जिस घर में है और जहां स्टार लॉर्ड की राशियां वो रिजल्ट, ये कंप्लीट प्लैनेट सिग्निफिकेशन है। पर अंतर ये है कि प्लैनेट अपने रिजल्ट से स्ट्रांगली अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा। इसे हम केपी में कहते हैं सिग्निफिकेटर। वन इज प्राइमरी सिग्निफिकेटर, सेकंड इज सेकेंडरी सिग्निफिकेटर। तो प्राइमरी मतलब वो किन ग्रहों का रिजल्ट स्ट्रांग देगा, किन ग्रहों का रिजल्ट वीक देगा, ये सारा का सारा प्रेडिक्शन है। ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपलों से समझाता हूँ जी। कोई व्यक्ति अगर शेयर मार्केट से प्रॉफिट गेन करता है तो शेयर मार्केट देखी जाती है 5वें घर से, 5th हाउस रिप्रेजेंट फॉर शेयर मार्केट। ठीक है। और प्रॉफिट कमाने के जो घर है यानी कि पैसे के लिए जो हाउसेस है वो होते हैं 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 11th हाउस। ठीक है। 2, 6, 11। और लॉस के जो घर हैं वो होते हैं 8th हाउस एंड 12th हाउस, यानी कि पैसे के पॉजिटिव 2, 6, 11, पैसे के नेगेटिव 8 एंड 12, और 5th हाउस है शेयर मार्केट। अगर उसकी महादशा जो चल रही है उसमें 5th हाउस के साथ पैसे के पॉजिटिव हाउस मतलब 2, 6, 11 स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होंगे, ठीक है, तो वो शेयर मार्केट से गेन करेगा। अगर 5th हाउस के साथ 8 एंड 12 स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होंगे तो वो शेयर मार्केट में लॉस करेगा। अच्छा, लॉस और प्रॉफिट होगा थ्रू 5th हाउस क्योंकि तभी शेयर में आएगा। ठीक है। लेकिन 5 के साथ अगर पैसे के पॉजिटिव हुए तो वो गेन करेगा, नेगेटिव हुए तो वो लॉस करेगा। अब यहाँ प्लैनेट का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर ये नंबर राहु दे देगा तो राहु गेन करवा देगा, ये नंबर शनि दे देगा तो शनि गेन करवा देगा, ये नंबर बुध दे गया तो बुध गेन करवा देगा। डिपेंड करता है हाउसेस क्या सिग्निफिकेट करता है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि किसी को अपना काम चूज करना है कि वो किस लाइन में जाए, किस फील्ड में सक्सेसफुल हो, तो वो कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? तो केपी ज्योतिष का एक बेस पॉइंट ये है, सभी ग्रहों को एक काम दिए गए हैं फिक्स, जैसे कि 2nd हाउस है वो गहनों के काम या परिवार के साथ काम करना,
ठीक है। तीसरा घर ट्रैवल या प्रिंटिंग का काम, ये बेसिक ज्योतिष का पार्ट है। जी। ठीक है। अब हमारे पास नियम ये है कि जो व्यक्ति प्रोफेशन कर रहा है, अगर उसकी महादशा में वो प्रोफेशन का नंबर नहीं है, वो काम नहीं कर पाएगा, चाहे वो महादशा धन के लिए कितनी मर्जी अच्छी हो क्यों, वो नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी का काम करता है, प्रॉपर्टी का काम देखा जाता है 4th हाउस से। ठीक है। अगर उसकी महादशा में 4th हाउस नहीं है, वो प्रॉपर्टी के काम में सफल नहीं हो सकता। ओके। अगर कोई व्यक्ति विदेश के थ्रू काम करता है तो विदेश है 12वां घर। जी। अगर उसकी महादशा में 12th हाउस नहीं है तो वो विदेश का काम नहीं कर पाएगा। तो नियम ये है कि महादशा में वो नंबर जरूर होना चाहिए जो व्यक्ति काम कर रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति शेयर में है, जैसे 5वां घर है, शेयर मार्केट, मीडिया, ग्लैमर, कला का क्षेत्र वो है। अगर कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसकी महादशा में 5वां घर होगा। ठीक है। नहीं तो उसका कला के क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। ये पहला पॉइंट। अब कला के क्षेत्र में तो मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, सही बात है, सभी ग्रोथ नहीं कर पाते। पर पॉइंट यह है कि जितने भी कर रहे हैं सभी के पास 5वां घर होगा, नहीं तो सभी कला में नहीं आ पाएंगे। जी। अब ग्रोथ डिपेंड करती है 5 के साथ पैसे के पॉजिटिव हाउस कितने हैं। पैसे के पॉजिटिव हाउस 2, 6, 11। 5th हाउस के साथ अगर पैसे के पॉजिटिव हाउस स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर में होंगे तो वो कला के क्षेत्र से धन कमाएगा। ठीक है। अगर 5 के साथ पैसे के नेगेटिव होंगे या स्ट्रॉन्ग या पॉजिटिव वीक हुए, प्लैनेट सिग्निफिकेशन थ्रो वीक हुए, तो भी वो उसे कम कमाएगा। ठीक है। पर अगर 5 है ही नहीं है तो कला का संबंध उससे नहीं बनेगा। तो काम सिलेक्शन करने का एकमात्र तरीका है 5th हाउस हो गया कि हम अभी जो महादशा व्यक्ति की चल रही है, उसके बाद जो महादशा आएगी, क्योंकि महादशा का टाइम छोटा है, जैसे बृहस्पति की महादशा 16 साल, राहु की महादशा 18 साल। ठीक है। अब अगर किसी को मैं कहूँ ये व्यवसाय कर ले, ये तो नहीं है कि वो अगली दशा के बाद उस व्यवसाय को बंद करेगा। जी। तो हम ये कहते हैं अभी की महादशा और आने वाली महादशाओं में से सभी महादशा निकालिए सिग्निफिकेशन जी, उसमें से कॉमन हाउस को सिलेक्ट करिए। ठीक है। जो कॉमन हाउस आता है वो उसका व्यवसाय करें। मान लीजिए अब महादशा चल रही है बृहस्पति की, उसमें भी 4 आता है। नेक्स्ट महादशा शनि की, उसमें भी 4 आता है। बृहस्पति के बाद शनि महादशा आती है, तो 4th हाउस दोनों में कॉमन है जी। तो वो 4th हाउस का व्यवसाय करे, ठीक है। तो वो सफलतापूर्वक रहेगा। और क्या है 4th हाउस के व्यवसाय? 4th हाउस के व्यवसाय में स्कूली एजुकेशन 4 से देखी जाती है, प्रॉपर्टी का व्यवसाय 4 से देखा जाता है, ठीक है। वाहन संबंधित काम भी 4th हाउस से देखे जाते हैं। ठीक है। तो वो इनके काम करेगा तो सफल रहेगा जी। इसी के आप विरुद्ध समझिए कि कोई व्यक्ति वाहन का काम कर रहा है, हाँ जी। पर उसकी महादशा में 4th हाउस नहीं है, तो वाहन का काम उसके लिए बने नहीं है। ये सिंपल रीजन। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में स्टेप ऑफ प्रेडिक्शन क्या होता है? तो स्टेप ऑफ प्रेडिक्शन का मतलब ये है कि क्या पॉइंट है जहां से शुरू करें, यहां पर एंड करें जी। ये समझना सबसे जरूरी होता है। नहीं तो ओपनली प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत होती है। इन द वैदिक ज्योतिष 90% एस्ट्रोलॉजर ओपन प्रेडिक्शन करते हैं। ये यहाँ बैठा ये कर दो, ये यहाँ बैठा ये कर दो, ये दान दे दो, ये मंत्र पढ़ लो, ये खराब होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। केपी में ऐसा नहीं है। केपी में हर एक इवेंट को देखने के प्रॉपर हमारे पास स्टेप है। ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति कह रहा है कि उसके चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा। जी। सबसे पहला स्टेप, कुंडली में बच्चा होने के योग चेक करें, यानी कि प्रॉमिस ऑफ इवेंट चेक करें। ठीक है। तो केपी में जो 5th हाउस का सब लोड है, सब लोड हमने जो पहले समझे जी। राशि चक्र की डिवाइडेशन से, ठीक है। 5th हाउस सब लोड अगर 2nd हाउस, 5th हाउस या 11th हाउस, क्यों? क्योंकि 2nd हाउस फैमिली, 5th हाउस चाइल्ड बर्थ एंड 11th हाउस डिजायर फुलफिलमेंट, इच्छा की पूर्ति। 5th हाउस का सबलोड अगर 2, 5, 11 से संबंध बनाएगा तो चाइल्ड बर्थ होगा, ठीक है। नहीं तो चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। ओके। तो सबसे पहले चेक करेंगे प्रॉमिस। ठीक है। अगर होरोस्कोप में प्रॉमिस नहीं है तो उसके कभी भी चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। ये केपी में थंब रूल है। अगर प्रॉमिस नहीं तो वो इवेंट कभी भी घटित नहीं होगा, चाहे वैदिक या लाल किताब या नाड़ी या अलग जो ज्योतिष के मॉडलिटी हैं वो बोल भी दें तब भी नहीं होगा। कुछ भी
वो व्यक्ति कुछ भी कर ले, उसके बाद A to Z रेमेडी अप्लाई कर कर देख ले, अगर कुंडली में प्रॉमिस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी के चार्ट में मैरिज का प्रॉमिस नहीं है, किसी के चार्ट में चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस नहीं, किसी के चार्ट में विदेश यात्रा का प्रॉमिस नहीं है, अपने नाम पर घर लेने का प्रॉमिस नहीं है, वो उसके साथ इवेंट कभी भी घटित नहीं होगा। चैलेंज दे रहे हो आज आप? कुछ भी हो जाए, यही ज्योतिष का बेस आधार है। मेरा चैलेंज नहीं है, ज्योतिष का बेस सिस्टम यही है। अगर कुंडली में प्रॉमिस नहीं है तो वो घटना हो ही नहीं सकती, आगे देखने का मतलब ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम जेल योग की बात करते हैं, तो 12th हाउस के उपनक्षत्र से जेल योग चेक करा जाता है जी। 12th हाउस का उपनक्षत्र राहु या शनि से संबंध बना दे, फिर वो संबंध बना दे तीसरे 8 या 12, इन तीनों घर से जेल यात्रा का प्रॉमिस होगा, नहीं तो वो जेल यात्रा कभी भी नहीं देखेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, कभी भी वो जेल यात्रा नहीं देखेगा। ये ज्योतिष का थंब रूल है। फर्स्ट प्रॉमिस, अगर प्रॉमिस मिल गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमें चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस मिल गया, हाँ जी, तो सेकंड है चाइल्ड बर्थ कब होगा, उसके लिए सिलेक्ट करी जाती है महादशा। थर्ड, उस महादशा में 9 ग्रहों की अंतरदशा चलती है, तो तीसरे नंबर पर अंतर सेलेक्ट करी जाती है, किस अंतरदशा में होगी, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर पर थ्रू द गोचर, ठीक है। तो प्रॉमिस, महादशा, अंतरदशा एंड गोचर, ये 4 स्टेप हैं जो फॉलो करे जाते हैं। ओके देखो आज के टाइम में क्या है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी की मॉडलिटी आ गई है, तो मुझे ये जानना है कि कोई भी क्लाइंट एक एस्ट्रोलॉजर की हेल्प कैसे ले सकता है बिना कंफ्यूज हुए कि उसे जीवन में क्या करना है। तो कोई भी व्यक्ति जो ज्योतिष की मदद लेना चाहता है, वो पहले अपने माइंड में इस पॉइंट को सेट करिए कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी मतलब कोई भी, वो उसकी डेस्टिनी बदल नहीं सकता, ठीक है। वो सिर्फ उसकी डेस्टिनी को रीड कर सकता है, रीड थ्रू द चार्ट। चार्ट मतलब कुंडली। तो आप एक अपने प्रश्न को रखिए, आपको क्या पूछना है। जैसे मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही और आप उसे लेकर परेशान है, आपके बच्चा नहीं हो रहा, आप उसे लेकर परेशान है, आपकी नौकरी चलेगी, आप परेशान है, आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, क्या करें, विदेश यात्रा, तो आप ज्योतिष से प्रश्न पूछिए कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी कब होगी। ज्योतिष आपको टाइमलाइन बताएगा, शादी होगी या नहीं होगी और शादी कब होगी। ये काम है ज्योतिष का। बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा होगा या नहीं और कब होगा। यहाँ पॉइंट हो गया बिल्कुल उल्टा। पॉइंट ये हो गया है कि लोग जा रहे हैं ज्योतिष के पास, ज्योतिष उसे और डराने की कोशिश करता है और ज्योतिष उसे उपाय देता है। तो क्लाइंट क्या करता है, हमारे पास क्लाइंट आते हैं, उसे पूछो तो वो दुनिया भर के उपाय कर चुका होता है। उसने नुमेरो के भी उपाय कर लिए तो भी नहीं काम हो रहा उसका, फिर उसने वास्तु के उपाय कर लिए तो भी काम नहीं हो रहा, फिर उसने लाल किताब के भी कर लिए तो भी उसका काम नहीं हो रहा। ठीक है। अब वो हमें पूछता है कि मैंने सारे उपाय कर लिए, तो हम उसे उल्टा पॉइंट ये लेते हैं कि तुमने सारे उपाय क्यों कर लिए। अगर कोई ज्योतिष किसी व्यक्ति को रिच बना सकता है, पैसा दे सकता है, तो पहली डेफिनेशन वो तो खुद इतना ज्यादा रिच होना चाहिए, कोई हिसाब ही नहीं है जी। ये पहली डेफिनेशन है। तो मल्टीपल ज्योतिष लोगों को मैं जानता हूँ, पिछले 5 सालों से मैं ज्योतिषों को ही पढ़ा रहा हूँ। यहाँ कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा रिच नहीं है। अगर आप 1000 ज्योतिष को लेते हैं, 1000 में 100 होंगे जो बहुत ज्यादा रिच होंगे, 900 लोग बहुत ज्यादा रिच की कैटेगरी में नहीं आते। तो इससे क्या होता है, जो लोगों को सच में ज्योतिष की जानकारी है जी, उनका मजाक उड़ता है। तो ये सबसे गलत बात होती है। हमें चाहिए क्या कि जो ज्योतिष की जिसे अच्छी जानकारी है वो अच्छे मेथड में उपयोग करे। ज्योतिष की जानकारी सिर्फ इतनी है, वो आपको इवेंट प्रेडिक्ट कर कर बताएगा इवेंट होगा या नहीं होगा और वो आपके लिए सूटेबल है क्या नहीं है। कोई कह रहा है मैं अभी, मुझे मान लो किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, वो कह रहा है जी मुझे फैक्ट्री लानी है, तो ज्योतिष 1 से 2 करोड़ तो बनाएगा नहीं उसका। ज्योतिष क्या करेगा, उसके बर्थ चार्ट को चेक करेगा, महादशा देखेगा, अगर महादशा में पैसे के अच्छे कॉम्बिनेशन हुए तो वो कहेगा यस तुम काम करो, ठीक है। अगर महादशा में नहीं है वो कहेगा नहीं अभी नहीं इन्वेस्ट करो, ठीक है। परहेज रखे, जब अच्छी होगी वो टाइम निकालेगा, ठीक है। इतना ही ज्योतिष का काम है। तो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपकी शादी नहीं चल रही और आप प्रैक्टिकली डिसीजन लेना चाहते हैं कि इस शादी को तोड़कर आपने दूसरी करनी है, ठीक है। आप ज्योतिष के पास जाइए, आप उसे पूछिए कि मेरी कुंडली में तलाक का योग बनता है या नहीं बनता जी। दूसरा पॉइंट ये पूछिए मेरी दूसरी होगी या नहीं होगी। ये 2 पॉइंट है।
आप उसे कह रहे हैं मेरी शादी अच्छी कर दो, वो हम्म। आपकी शादी अच्छी नहीं कर पाएगा। ठीक है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये ज्योतिष को भी मानना चाहिए कि वो किसी की डेस्टिनी को बदल नहीं पाएगा। प्राइमरी काम है, ज्योतिष भविष्य बताता है, वो उसे बदल नहीं सकता। जी जी जी। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में नए नए आ रहे हैं, बिगिनर हैं, अभी प्रेडिक्शन करना, कंसल्टेशन करना जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से अर्न कर सकते हैं? तो मेरी जो उन सभी को एक मात्र राय है, सभी ज्योतिष को जो कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, या जो मल्टीपल सालों से कर रहे हैं, ठीक है। पहला काम, अगर आप इतने देर से किसी गलत मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, ये मानिए कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा, इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है। गलत कर रहे हो कोई बात नहीं है, फर्दर उसे सही करिए, सही पैटर्न पर चलिए। ठीक है। गलत सही की डेफिनेशन कैसे होगी? अभी के समय में जितने भी लोग हैं, जितने भी हम नए लोगों से बात करते हैं, तो ये सभी में प्रैक्टिस की कमी है। ये क्या करते हैं, इन्होंने किसी एक व्यक्ति का कोर्स ज्वाइन करा, उसने जो भी बोल दिया, अगले दिन ये डिटो के डिटो करना शुरू कर देते हैं। ये गलत बात होती है। आप एक रूल सीखिए ज्योतिष का, कोई भी ज्योतिष है, नुमेरो किसी का भी है, उस रूल को जब तक आप मल्टीपल टाइम अप्लाई ना कर ले, तब तक वो रूल की वैल्यू नहीं है। वो तब तक रूल की वैल्यू नहीं है। मल्टीपल टाइम अप्लाई करिए और आपका विश्वास बनेगा, और आप ये उपाय वाले चक्रों से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है। जैसे कि दूसरी शादी का नियम समझिए, मैं यहाँ पर समझाता हूँ जी। सेकंड मैरिज का योग कैसे होता है। हाँ जी। अगर 7th हाउस का सब लोग जी। मरकरी से संबंध बनाए, मरकरी से नहीं तो द्विस्वभाव राशियों से संबंध बना दे। ठीक है। द्विस्वभाव राशि होती है मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। पहला पॉइंट, ये पहला रूल है जी। मरकरी या द्विस्व, पहला रूल। फिर 7th हाउस सब लॉर्ड संबंध बना दे दूसरे घर से या 11वें घर से। ठीक है। दोनों रूल अप्लाई होना जरूरी है, तो ही दूसरी शादी होगी, नहीं तो दूसरी शादी कभी भी नहीं होगी। वो जितना मर्जी जोर लगा लो, आप जितने मर्जी उपाय कर लो। अब ये मैंने नियम दे दिया, ठीक है, मैंने नहीं दिया, केपी सर ने अपनी किताबों में दिया, कोई पढ़ सकता है, मैंने नियम दे दिया। अब ये नियम को जिनकी भी दूसरी शादी हुई है उनकी कुंडलियों में अप्लाई करिए। मान लीजिए आपने 1000 कुंडलियों पर अप्लाई करा है, आपको नियम की सटीकता पता लग गई। अब अगर मान लीजिए मेरे पास क्लाइंट आता है, वो कहता क्या मेरी दूसरी शादी होगी, ठीक है, मैंने चार्ट देखा, मुझे नियम अप्लाई नहीं करता, तो मैं कहूंगा इसकी दूसरी शादी नहीं होगी। ये मेरा काम है। वो चाहे दुनिया भर के क्रिस्टल भी पहन ले, नग भी पहन ले, क्रिस्टल ट्री घर में रख ले, जो मर्जी कर ले, ए टू जेड कुछ भी कर ले। अब वो 10 साल बाद ही मेरे पास आएगा, तो वो मुझे कहेगा ऋषि आपने कहा था मेरी शादी नहीं हुई, तो मेरी दूसरी शादी नहीं हुई। ये प्राइमरी तौर पर ज्योतिष का काम है। तो मेरी सभी को इतनी राय है कि आप सभी नियम बेशक कहीं से मर्जी सीखिए, हमारे से सीखिए या कहीं से भी सीखिए, उसे पहले अप्लाई करिए, प्रैक्टिस करिए। दूसरा, उस नियमों को स्टीक वैल्यू देकर समझिए, और ओपन प्रेडिक्शन से हमेशा परहेज करें। ओपन प्रेडिक्शन क्या होती है? जैसे वही शुक्र खराब हो गया शादी खराब हो जाएगी, शुक्र खराब हो गया बच्चा खराब हो जाएगा, बृहस्पति खराब हो गया बच्चा नहीं होगा, सूर्य खराब है सरकारी नौकरी मिली, ये बिल्कुल गलत नहीं है। राहु खराब हो गया दिक्कत आई, ये बिल्कुल ही गलत नहीं है। इन नियमों से परहेज करिए, नियमों को अच्छे से सीखिए, और अगर आप गलत कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर से सिस्टम को चेंज करिए, अच्छा सिस्टम सीखिए, उस सिस्टम पर प्रैक्टिस करिए। जब तक आपको काम नहीं आता तब तक आपको काम करने का प्रावधान नहीं है। यहाँ होता बेसिकली क्या है कि मल्टीपल वर्कशॉप्स लोग करते हैं, बेसिक 3-4 दिन का कोर्स करा, उसके बाद प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं, और वो अपनी ही कुंडली पर प्रेडिक्ट करते हैं। वो सबसे गलत पैटर्न तो सबसे गलत पैटर्न है। जितने भी लोग अपने चार्ट पर सीखते समय जो ज्योतिष में अपना चार्ट सामने रखता है, वो कभी भी ज्योतिष नहीं सीख सकता, कभी भी नहीं सीख पाएगा। तो अपने चार्ट पर प्रैक्टिस मत करिए, इस चीज से हम परहेज रखिए। तो आपका अपना पर्सनल, जो आप केपी में इतने सालों से पढ़ा रहे हो, तो क्या एम है, क्या विजन है, क्या चाहते हो, क्या बदलाव लाना चाहते हो? मेरा पर्सनली ज्योतिष को लेकर एम ये है, जो हमने अपने गुरुओं से सीखा, यहाँ हर एक ज्योतिष का मुझे लगता है ये एम होना चाहिए। उसे हर एक प्रकार का जो तरीका है वो सीख सकता है, उसे जान सकता है, पर अंधों की तरह उसे अप्लाई नहीं कर सकता। ये पॉइंट को समझिए, मैं अंधों की तरह अप्लाई करने का यहाँ पॉइंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। हमने वैदिक ज्योतिष सीखी है, हमने केपी सीखी है, केपी के अलावा लाल किताब ज्योतिष हम जानते हैं,
नुमेरो में जितनी भी पद्धतिज हैं, पाइथागोरस है, लोशो है, वैदिक नुमेरो जो प्रचलित है, वास्तु में वैदिक वास्तु, आजकल महावास्तु लोग बड़ा प्रचलित है, ये मुझे सारी चीजें आती है। मैं उसे अंधों की तरह अप्लाई नहीं करता, ये अप्लाई ऑन दी केपी सिस्टम। तो मैं ये चाहता हूं कि ज्योतिष की जो कंसल्टिंग है वो वैसे करी जाए जिससे हर एक ज्योतिष को अपने आप में प्राउड फील हो। आज के दौर में दौर ये है कि जो व्यक्ति ज्योतिष से कंसल्टिंग लेने आता है वो सबसे पहले उसका पहरावा देखता है। अगर किसी ज्योतिष के पास गाड़ी नहीं है, लोग उसे ज्योतिष नहीं समझते। ये सबसे गलत धारणा हो गई है ना, क्योंकि अगर उसकी कुंडली में नहीं है योग ज्योतिष की तो जरूरी थोड़ा वो ज्योतिष अमीर होगा, लेकिन वो आपको तो प्रेडिक्ट कर सकता है। सही बात। तो इन चीजों से निकलिए, ये मेरा काम है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि मैं लोगों को बेसिक ज्योतिष के कंसेप्ट से बाहर निकलकर उन्हें प्रेडिक्टिव ज्योतिष सिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी ज्योतिष हैं वो केपी ज्योतिष सीखें, केपी की मदद से प्रेडिक्ट करना सीखिए। पर प्रेडिक्शन एक दिन में नहीं आती, ना ही 2 दिन में आती, पर आती जरूर है। आपको समय लगाना पड़ेगा, धीरे 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 अपने आप आपको प्रेडिक्शन, बस आपको स्टेप से हिलना नहीं है, ठीक है, और उस स्टेप को अपने पास आपने हमेशा पकड़े रखना है। क्या बात। तो अगर आप हरीश जी से कंसल्ट करना चाहते हैं या केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, सोशल मीडिया हैंडल, ईमेल एड्रेस और कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। और मैं तो सभी को रिकमेंड करूंगा कि जब एस्ट्रोलॉजी में इतनी अच्छी खूबसूरत मोडेलिटी है जिसे प्रैक्टिस करके आप एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकते हो, तो क्यों नहीं सीखना चाहिए। और आपको जितना देखो ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, जितना ज्यादा सीख लो उतना ज्यादा बढ़िया है। तो हरीश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक्स टू यू कि आप यहाँ आए और आपने लोगों को केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप हमें इतनी देर से देख रहे हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। जी ध्रुव, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, खुद आपकी ऑडियंस का। नमस्कार।